हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं शंकर लाल चौहान, लेक्चर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। प्यारे छात्रों, हम पूर्व के अंतर्गत व्यवहारवाद की अर्थ और उसके आशय के बारे में समझ रहे थे। हम जान रहे थे कि व्यवहारवाद का उद्भव कहाँ से हुआ, ये क्या है, ये राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कौन सी एक आमूलचूल परिवर्तन लेकर के आया, जिसकी वजह से राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु और उसके अध्ययन क्षेत्र में व्यापकता बढ़ी। इसके प्रभाव में इतनी वृद्धि हुई कि राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन है उस अध्ययन को प्रासंगिक माना गया। इस प्रासंगिक अध्ययन के आधार पर ही राजनीति विज्ञान समस्याओं के समाधान के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया। जैसा कि हमने पूर्व के अध्ययन के अंतर्गत ही समझा कि राजनीति विज्ञान व्यवहारवादी अध्ययन की तकनीकों को साथ में अपना अध्ययन कर विश्लेषण की इकाइयों को मानव व्यवहार के संदर्भ में पढ़ना चाह रहा था। अब हम इस अध्ययन के दौरान पढ़ेंगे कि व्यवहारवाद के बारे में जो राजनीतिक विचारक हैं उनके क्या मत हैं, वो इसके संदर्भ में उसको कैसे परिभाषित कर रहे हैं। तो अपना जो दृष्टिकोण था वो ये था कि व्यवहारवाद के संदर्भ में राजनीतिक विचारकों या विद्वानों के तर्क, इसका सीधा सा मतलब ये है कि व्यवहारवाद के संदर्भ में जो राजनीति विज्ञान के विद्वान हैं वो उसे कैसे परिभाषित करते हैं। वो राजनीति विज्ञान की जो यथार्थ है उस यथार्थ को किस किस रूप में देखते हैं। तो हम देखते हैं कि इनके अंतर्गत सबसे पहले जो विचारक हैं उनमें डेविड स्टन है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मलफोर्ड सिबली है। इसके अलावा डेविड ट्रूमैन है और रॉबर्ट ए डहेल। ध्यान देना, हम इसको अपने संदर्भ में राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं के संदर्भ में भी इस बिंदु को डाल सकते हैं। राजनीति विज्ञान में जो व्यवहारवाद के जो दार्शनिक हैं जिन्होंने अपने कथनों के माध्यम से व्यवहारवाद को परिभाषित किया है, अपने तर्क दिए हैं, उनमें सबसे पहले डेविड स्टन है, मलफोर्ड सिबली है, डेविड ट्रूमैन है और रॉबर्ट ए डहेल हैं। इन्होंने क्या किया है, अपने विचारों को इसके संदर्भ में प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम हम देखते हैं डेविड स्टन को। डेविड स्टन जो व्यवहारवाद के प्रणेता माने जाते हैं और प्रणेता माने जाने के कारण जो चार्ल्स की जो मैरियम थी उस मैरियम के अध्ययन के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाले थे कि व्यवहारवाद का जो अध्ययन है वह वास्तविक अध्ययन है और ये व्यक्ति पर अपना समस्त केंद्र प्रस्तुत करता है। ध्यान देना कि डेविड स्टन के अनुसार व्यवहारवाद का अध्ययन का जो प्रमुख जो केंद्र है
समस्त अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति है, इसलिए व्यक्ति को समस्त अध्ययन का केंद्र मानता है। डेविड स्टन राजनीति विज्ञान का जो व्यवहारवाद के समस्त अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति को मानता है, और व्यक्ति के संदर्भ के अंतर्गत वो जो इकाई है, अध्ययन की जो इकाई है, अध्ययन की इकाई, इस अध्ययन की इकाई का समस्त जो केंद्र बिंदु है वो मानव के राजनीतिक व्यवहार को मानता है। इसका मतलब है कि मानव का, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति की अध्ययन की इकाई मानता है, और इसका ये आधार है कि समस्त अध्ययन का जो केंद्र है, समस्त अध्ययन का जो माध्यम है, इसका कहने का आधार यह है कि मानव का ऐसा व्यवहार जिसका मापन, सत्यापन पर्यवेक्षण प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जा सके, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जा सके। ये इसका जो सबसे बड़ा आधार है, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पर्यवेक्षण मापन किया जाए, और ये जो अध्ययन है, ये जो क्या है अध्ययन है, वह अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा मापन किया जा सके, और इस अध्ययन को, कौन से अध्ययन को, मानव का जो व्यवहार है, इस अध्ययन को राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में संस्थाओं के रूप में, संस्थाओं की प्रक्रियाओं, संरचनाओं के संदर्भ में, संरचनाओं के आदि के संदर्भ में, संरचनाओं आदि के संदर्भ में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित की गई हो, वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित की गई हो। ये एक कमेंट है। डेविड स्टन का जो सबसे पहला जो कथन आ रहा है, डेविड स्टन का कथन आ रहा है कि व्यवहारवाद के संदर्भ में डेविड स्टन का क्या कथन है, तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि डेविड स्टन व्यवहारवाद के प्रेरणता है। व्यवहारवाद व्यक्ति को अपने अध्ययन का मूल केंद्र मानता है और अध्ययन की इकाई को मानव का आधार मानते हुए उसको इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि व्यवहारवाद मानव का एक ऐसा व्यवहार है जिसका मापन किया जा सके, सत्यापन किया जा सके, पर्यवेक्षण किया जा सके, और ये पर्यवेक्षण प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, ध्यान देना, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जा सके। इसका मतलब है कि मानव का जो व्यवहार है वो व्यवहार एक संख्यात्मक, कौन सी, संख्यात्मक पद्धति के आधार पर किया जा रहा है। और ये जो संख्यात्मक पद्धति है, ध्यान देना, ये जो संख्यात्मक पद्धति है
वो प्राकृतिक विज्ञान के संदर्भ में ली गई है। पर संख्यात्मक जो पद्धति है, संख्यात्मक पद्धति है, इसका इस्तेमाल करने का कार्य किया जा रहा है। और ये जो संख्यात्मक पद्धति है वो प्राकृतिक विज्ञान के संदर्भ में लिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत जो क्या अन्य जो विषय थे, उन विषयों की जो तकनीक है, ध्यान देना, इन विषयों की जो तकनीक है, इस तकनीक को मानव के व्यवहार के संदर्भ में किया जा रहा है। मानव का ऐसा व्यवहार जिसका मापन, सत्यापन, पर्यवेक्षण प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जा सके। इसका मतलब है कि मानव के व्यवहार को मापन किया जा सके, मतलब संख्यात्मक आधार पर, तुलनात्मक के आधार पर। और उसके इन अंतर्गत क्या किया गया है कि प्राकृतिक विज्ञान की जो तकनीक है, उन तकनीकों का राजनीति विषय के अंतर्गत प्रयोग किया गया है। साथ साथ में इस व्यवहार को, इस कौन से व्यवहार को, जो मानव का व्यवहार है, उस व्यवहार को राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में, संस्थाओं की प्रक्रियाओं के संदर्भ में, संस्थाओं की प्रक्रियाओं का संदर्भ का मतलब है कि जैसे सरकार है और सरकार में जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका है, वो जो कार्य करती है, उसकी जो प्रक्रियाएं संचालित होती हैं, उनके संदर्भ में, उनकी संरचनाओं के संदर्भ में क्या करना है, उनको उनसे जोड़ करके इस व्यक्ति के व्यवहार का जो तथ्य है, इन घटनाएं हैं, इन घटनाओं को किसके संदर्भ में, तथ्य के संदर्भ में ले रहा है। ध्यान देना, घटनाएं हैं वो किसके संदर्भ में है, तथ्य के संदर्भ में। और इस तथ्य के संदर्भ में लेकर के इसको जो व्यवहार है, प्लस इसके अंदर क्या जोड़ दी, प्रविधियां जोड़ दी। क्या जोड़ी, इसमें प्रविधियां जोड़ दी गई है। और ये प्रविधियां जोड़ करके इसको राजनीतिक संदर्भ में, राजनीतिक जो क्या है, राजनीतिक जो तुलनात्मक जो संस्थाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, इन राजनीतिक संस्थाओं के संदर्भ में एक नई व्याख्या प्रस्तुत करने का जो काम कर रही है, इन नई संस्थाओं का जो प्रतीक के रूप में काम करेगी, उसकी एक वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रस्तुत करने का काम करेगी, जिसके अंतर्गत जैसे अमंड और पावेल ने प्रस्तुत किया था, डेविड और स्टन ने प्रस्तुत किया था, उस आधार पर मानव की प्रक्रियाओं का, मानव के व्यवहार का जो शोध और अनुसंधान पर आधारित जो अध्ययन है, उस पर जोर दिया गया है। तो देखिए, डेविड स्टन ने व्यवहारवाद की जो तर्क दिया है, जो परिभाषा दी है, वो परिभाषा वैज्ञानिक धारणा के रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि व्यवहारवाद राजनीति शास्त्र को विज्ञान की ओर अग्रसर कर रहा है और अपना संपूर्ण ध्यान मानव के ऊपर केंद्र बिंदु कर रहा है। और मानव का जो राजनीतिक जो व्यवहार है, उस राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक संरचनाओं के संदर्भ में, प्रक्रियाओं के संदर्भ में उनकी अध्ययन करके उनकी वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करने के बारे में कही गई है। इसका मतलब है कि जो उनकी कार्य प्रणालियां हैं, उनकी जो कार्य प्रणाली के साथ साथ जुड़ी हुई जो संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं के आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर करता है। तो इसका मतलब इसके बाद में मलफोर्ड जो सिबली है, वो सिबली 2 नंबर पर है। मलफोर्ड सिबली, इसने क्या परिभाषा दी है इसके संदर्भ में? मलफोर्ड सिबली ने स्पष्ट कहा है, क्या कहा है कि अमेरिका ने, जो अमेरिका के अंतर्गत व्यवहारवाद का जो उद्गम स्रोत है, अमेरिका का शिकागो विश्वविद्यालय है। अमेरिका का शिकागो विश्वविद्यालय है और इस शिकागो विश्वविद्यालय ने, ध्यान देना, इस शिकागो विश्वविद्यालय ने जो क्या प्रस्तुत किया गया है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। तो उस दृष्टिकोण को, उसके व्यवहार को, उसके राजनीतिक व्यवहार को परीक्षण योग्य, राजनीतिक व्यवहार को परीक्षण योग्य माना है। क्या माना है? परीक्षण योग्य मानने की बात कह रहा है।
कि अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के उत्तर व्यवहारवादियों ने क्या किया है, मानव के राजनीतिक व्यवहार को परीक्षण के योग्य माना है और इसके द्वारा इसकी जो समस्त प्रक्रियाएं हैं, ध्यान देना, इसकी जो समस्त प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं क्या हैं, इसकी जो समस्त प्रक्रियाएं हैं वो समस्त प्रक्रियाएं किसके संदर्भ में देखी जा रही हैं, सत्यापन के संदर्भ में देखी जा रही हैं। मतलब जिनका क्या किया जा सके, सत्यापन के संदर्भ में इनकी स्थिति का वर्णन किया जा सकेगा और उनका पर्यवेक्षण, परिमापन और इसके आधार पर इनकी जो नई नई अवधारणाएं क्या कर सकेगी, समस्त प्रक्रियाओं का सत्यापन किया जाएगा, उनकी जांच की जाएगी, उनको तर्क से जोड़ करके देखा जाएगा, जिससे उसके नए सिद्धांतों का, नई अवधारणाओं का और नई तकनीकों का प्रयोग किया जा सकेगा, जिससे राजनीति विज्ञान को नई संरचनाएं, नई प्रक्रियाएं, नई अवधारणाएं, नए सिद्धांत विकसित करने में क्या मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। तो कहने का मतलब मलफोर्ड जो सिबली है, जो मानव के राजनीतिक व्यवहार को क्या कर रहा है, परीक्षण योग्य मान रहा है और उसकी समस्त प्रक्रियाएं और संरचनाओं का सत्यापन करने की बात कह रहा है, जिससे नए नए सिद्धांतों, नई नई अवधारणाओं, नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जा सकेगा और नई पद्धति और नई कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से एक नया अध्याय जोड़ करके देखा जा सकेगा। तो इसका मतलब है कि इस ही परिक्षेप में, इस नए सिद्धांतों में, ये जो सारे जो नए सिद्धांत आएंगे, नए सिद्धांत है, नई अवधारणा है, नई तकनीक है, उन सबको क्या करना है, मानव का समग्र अध्ययन करना है। मानव का कौन सा अध्ययन करना है, समग्र अध्ययन की ओर अग्रसर करना है। क्योंकि राजनीति विज्ञान का सारा जो ध्यान है वो ध्यान किस पर जोड़ा है, मानव के ऊपर जोड़ा है और मानव के साथ इस अध्ययन को जोड़ करके उसकी नई जो संरचनाएं बनेगी, नई जो प्रक्रियाएं बनेगी, जिससे मानव के जो अध्ययन है उसको प्रासंगिक बनाने में योगदान मिल सकेगा। इसका मतलब है मानव व्यवहार का समग्र अध्ययन करना। इस मलफोर्ड सिबली का मेन उद्देश्य क्या है, इसका मूल उद्देश्य ये है कि मानव के व्यवहार का समग्र अध्ययन करना, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, सभी प्रकार के जो अध्ययन है उसको केवल तथ्यों से जोड़ करके अध्ययन कर राजनीति के संदर्भ में उसकी व्याख्या की जाए तो ऐसा अध्ययन व्यवहारवाद कहलाएगा। तो दो बातें, एक बार डेविडसन की बात हुई, 2 नंबर पर मलफोर्ड सिबली की बात हुई। उसके बाद में 3 नंबर पर जो बात आ रही है वो डेविड ट्रूमैन की आ रही है। ध्यान देना, ये जो कमेंट है राजनीति में, ये कमेंट ही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और महत्वपूर्ण रहेंगे, तो इनको विशेष रूप से आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब पढ़ रहे हैं हम डेविड ट्रूमैन। डेविड ट्रूमैन ने क्या कहा है, व्यवहारवाद एक ऐसा अध्ययन है, व्यवहारवाद का अभिप्राय ऐसे अध्ययन से है जो अनुसंधान पर आधारित हो। व्यवहारवाद का अभिप्राय यह है, अनुसंधान व्यवस्थित हो। सबसे पहली आवश्यकता इसकी क्या है कि अनुसंधान क्या होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए और उसका प्रमुख आग्रह आनुभविक पद्धतियों पर हो। उसका प्रमुख
आग्रह, आग्रह, आनुभाविक, आनुभाविक पद्धतियों पर हो। देखिए, डेविड ट्रूमैन के अनुसार राजनीतिक में व्यवहारवाद की धारणा का संदर्भ इसके संदर्भ में लेगा है कि व्यवहारवाद का अभिप्राय जो अनुसंधान को व्यवस्थित करता है, व्यवहारवाद का अभिप्राय इससे लिया जाता है कि इसमें अनुसंधान व्यवस्थित होते हैं और प्रमुख आग्रह आनुभाविक पद्धतियों पर हो। यहाँ पर जो आनुभाविक पद्धतियाँ हैं, ये आनुभाविक पद्धतियाँ सामाजिक विज्ञान के या समाज विज्ञान के विषयों से है। समाज विज्ञान के विषयों से है। विज्ञान के विषय, ये समाज विज्ञान के जो विषय कौन कौन से आ रहे थे, जिनके अंतर्गत मानव शास्त्र था, समाजशास्त्र था, तर्कशास्त्र था, गणित था, ये सारे जो विषय हैं समाज विज्ञान के, ये आनुभाविक पद्धतियाँ का इस्तेमाल कर रहे हैं और आनुभाविक पद्धतियों के आधार पर शोध और अनुसंधान को व्यवस्थित कर रहा है और इसी के आधार पर इसके अध्ययन को क्या दिया गया है, जोर दिया गया है। तो इसके साथ साथ में रॉबर्ट ए डहल, इसके अलावा रॉबर्ट ए डहल ने क्या किया है, इसकी परिभाषा को स्थित किया गया। रॉबर्ट डहल क्या कह रहा है, जिसने बहुत ही अच्छी तरीके से क्या किया है, इसकी परिभाषा को स्पष्टता के आधार पर, स्पष्टता और विशुद्धता को इसकी वर्णन किया है। विशुद्धता के आधार पर इसका वर्णन किया है, जिसको हम क्या करेंगे, व्यापकता के संदर्भ में देखेंगे। और व्यापकता के संदर्भ में इसने क्या किया है कि इसने व्यवहारवाद को क्या किया है, निम्न बिंदुओं के आधार पर प्रस्तुत किया है। इसने केवल अपना एक कमेंट ही प्रस्तुत नहीं किया कि व्यवहारवाद क्या है, तो व्यवहारवाद को क्या कर रहा है कि व्यवहारवाद को सबसे पहले तो ये एक सुधार आंदोलन के संदर्भ में देखता है। सुधार आंदोलन के संदर्भ में रॉबर्ट ए डहल के अनुसार व्यवहारवाद क्या है। रॉबर्ट डहल के अनुसार व्यवहारवाद एक सुधार आंदोलन है। और सुधार आंदोलन क्या था कि परंपरागत अध्ययन पद्धतियों, क्योंकि ये जो परंपरागत है, जिसको हम परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत देख रहे हैं, तो ये परंपरावाद के प्रति स्वरूप एक प्रतिक्रिया है। ये प्रतिक्रिया स्वरूप है और इस प्रतिक्रिया का कारण ये है क्योंकि उस समय में परंपरावाद से जो राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन किया और उस समय में जो समस्याएं हुई, उस समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने में असफल रहा। तो उसके अंतर्गत जो परंपरावाद की जो क्या थी, विधियां थी, प्रविधियां, ये प्रविधियां हैं वो राजनीति विज्ञान की समस्याओं का समाधान करने में क्या रही, असफल रही। तो ये प्रविधियां कौन कौन सी हैं, जैसे आदर्शात्मक विधि हैं। ये किस पर जोर दे रही हैं, मूल्यों पर जोर दे रही हैं, आदर्श मूल्यों पर जोर दे रही हैं। इसके साथ साथ पर इसकी जो अध्ययन की पद्धतियां हैं वो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक पद्धतियां हैं। ये ऐतिहासिक पद्धतियां हैं वो किस पर है, कल्पना व इतिहास पर आधारित है। कल्पना और इतिहास पर आधारित होने के कारण इनकी जो प्रासंगिकता है वो प्रासंगिकता धीरे धीरे क्या होती गई है, घटती गई है। आदर्शात्मक है, ऐतिहासिक है और दार्शनिक पद्धतियां हैं। कौन सी पद्धतियां हैं, दार्शनिक पद्धति। अब दार्शनिक पद्धतियां हैं वो भी क्या है, दर्शन से संबंधित है। तो दर्शन के संबंध में है तो ये दर्शन शास्त्र की पद्धतियां हो गई, ये इतिहास की पद्धति हो गई और ये आदर्शात्मक मूल्य न्याय शास्त्र और धर्मशास्त्र से संबंधित हो गई। तो ये जो पद्धतियां हैं, इसके अलावा ये जो वर्णनात्मक शैली पर आधारित, ये वर्णनात्मक शैली, और वर्णनात्मक शैलियों के अंतर्गत विशेष रूप से कौन सी वर्णनात्मक शैलियों का अध्ययन किया गया।
इस वर्णनात्मक शैलियों के अंतर्गत विशेष रूप से जो संस्थात्मक अध्ययन है, संस्थात्मक अध्ययन है, संस्थात्मक अध्ययन, ये संस्थात्मक अध्ययन, वर्णनात्मक शैली और विवरणात्मक अध्ययन, इन अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ। ध्यान देना, परंपरा, सुधार आंदोलन, व्यवहारवाद एक रॉबर्ट हेल के अनुसार व्यवहारवाद एक क्या है, सुधार आंदोलन है। और इस सुधार आंदोलन के अंतर्गत क्या था कि ये परंपरावाद के अंतर्गत जो प्रतिक्रिया स्वरूप पैदा हुआ था, क्योंकि इससे उत्पन्न जो प्रविधियाँ थी जिनके अंतर्गत जैसे आदर्शात्मक है, ऐतिहासिक पद्धतियाँ हैं, दार्शनिक पद्धतियाँ हैं, वर्णनात्मक और संस्थात्मक विवरणात्मक शैलियाँ हैं, तो इन शैलियों के प्रति क्या हुआ, राजनीति में निराशा पैदा हुई, असंतोष की भावना पैदा हुई, कुंठा की भावना पैदा हुई, क्योंकि ये राजनीति विज्ञान को इतनी ज़्यादा लोकप्रिय नहीं कर पाई जितनी क्या है कि समस्याओं के समाधान के संदर्भ में की जा सके। इसलिए समस्याओं का समाधान न कर पाने के कारण व्यवहारवाद के अंतर्गत एक नई क्रांति लेकर के उत्पन्न हुई और इसके अध्ययन की विषय वस्तु को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाने लगा। तो इस आधार पर रॉबर्ट हेल ने क्या किया है कि इसकी स्पष्टता और विशदता, जिसको हम ये कह भी सकते हैं कि व्यवहारवाद के उदय होने के कारण क्या थे, व्यवहारवाद के उदय होने के कारण क्या है, परंपरावाद में उत्पन्न निराशा या परंपरावाद में क्या दोष थे, परंपरावाद में उत्पन्न असफलता के क्या कारण थे, ये सारे बिंदु इन बिंदुओं पर क्या डाल रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं। इसके साथ साथ में हम देखेंगे कि व्यवहारवादी परिवर्तन जैसा कि रॉबर्ट हेल ने यहाँ पर स्पष्ट किया कि इनके खिलाफ क्या है, इनके खिलाफ असंतोष है, निराशा है, कुंठा है। तो क्या है, व्यवहारवाद ने क्या किया, नवीन तकनीकों पर बल, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करके ये क्या कर रहा है, नवीन प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर है। इसलिए इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, नए से नए तकनीकों का, नए उपागमों का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आविष्कार करना। इसका मतलब है नई खोज व अनुसंधानों को क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। नई खोज और अनुसंधानों को बढ़ावा देने से क्या मिलेगा कि नई खोज से नई तकनीकें मिलेगी, नए सिद्धांत बनेंगे, नई पद्धतियाँ बनेगी और नए नए मूल्यों का क्या किया जा सकेगा, उन मूल्यों का केवल सत्यापन किया जा सकेगा। और इस सत्यापन के आधार पर जो आनुभाविक परिस्थितियाँ बनेगी, आनुभाविक प्रविधियों का क्या किया जा सकेगा, प्रयोग किया जा सकेगा। और इन आनुभाविक प्रविधियों के माध्यम से क्या किया जा सकेगा, राजनीति विज्ञान के अंदर जो नीरसता है, जो क्या है, निराशा और कुंठा है, उस कुंठा को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि कुछ सीमा तक एक व्यवस्थित सिद्धांतों का निर्माण करना चाहता है। व्यवहारवाद क्या करना चाहता है, व्यवस्थित सिद्धांतों का निर्माण, और इस सिद्धांतों के निर्माण के साथ साथ में नई वैज्ञानिक व्याख्याएं क्या हो सकेगी, प्रस्तुत की जा सकेगी, जिससे नए सिद्धांतों का निर्माण हो सकेगा। और नए सिद्धांतों का निर्माण होने के बाद राजनीति विज्ञान समस्याओं के समाधान करने के अंतर्गत क्या हो सकेगी, सफल हो पाएगी। इसके साथ साथ में तीसरा जो है, इसका मूल उद्देश्य है कि ये आंदोलन, ये एक ऐसा क्या था, सुधार आंदोलन था। और इस सुधार आंदोलन के कारण वो सामाजिक या फिर समाज विज्ञान के जो क्या है, विषय है,
इन विषयों के साथ क्या करना चाहता है, संबंध जोड़ना चाहता है। सामाजिक या समाज विज्ञान के विषयों के साथ में संबंध स्थापित करना इसका मूल उद्देश्य है। क्या? संबंध स्थापित करना। और संबंध स्थापित करके क्या करना है, अपनी राजनीतिक जो व्यवहारवाद की जो स्थितियां हैं उस स्थितियों को क्या करना है, स्पष्ट करना है, जिससे क्या हो सके, नए अनुसंधान, नया दृष्टिकोण, नया तरीका और नया व्यवस्थित उपागम तैयार किया जा सके। और इसका मतलब यह है कि आधुनिकता की ओर अग्रसर करना और आधुनिकता के ओर संदर्भ करने के साथ साथ में उन्होंने सबसे ज़्यादा किस पर जोर दिया है, सबसे ज़्यादा जो जोर दिया है नए सिद्धांत बनाने पर। और इसलिए समाज विज्ञान के अंतर्गत जो संबंध जोड़ा है उसने समाज शास्त्र, किसके साथ में जोड़ा है, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र के साथ में। दूसरा किसके साथ में, मानव शास्त्र के साथ में अध्ययन जोड़ करके इस अध्ययन को वो और भी ज़्यादा क्या बनाना चाहता है, वृहत और उपयोगी बनाना चाहता है, जिसका आधार एक क्या बनेगा, प्रस्तुत किया जाएगा। ध्यान देना, रॉबर्ट डहेल ने जो व्यवहारवाद की जो विशद जो व्याख्या की है, प्रश्न ये भी आ जाएगा रॉबर्ट डहेल के अनुसार राजनीति की जो व्यवहारवाद की जो व्याख्या है वो क्या है। रॉबर्ट डहेल के अनुसार व्यवहारवाद की व्याख्या को स्पष्ट करो, तो व्यवहारवाद की व्याख्या को एक सुधारात्मक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया है। और सुधारात्मक आंदोलन के अंतर्गत जो परंपरावाद के प्रति जो असंतोष है उस असंतोष को दूर करने के कारण उसने एक नई विधियों की देन किया है और इसी के कारण नई तकनीकों का क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। और ये प्रयोग ही व्यवस्थित सिद्धांतों के निर्माण के लिए क्या होंगे, उपयोगी साबित होंगे। तो इसके अलावा हम देख सकते हैं कि रॉबर्ट डहेल ने जो विचारों की जो क्या की है, स्थिति पैदा की है, वो समाजशास्त्र के साथ में, मानव शास्त्र के साथ में संबंधों को स्थापित करने पर क्या दे रहा है, जोर दे रहा है। अब विशेष इसका जो चौथा बिंदु है वो क्या है, आनुभाविक तथ्यों को, आनुभाविक तथ्यों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाना, उपयोगी बनाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो विषय हैं और इन दो विषयों के साथ में जोड़ करके वो किस पर जोड़ दे रहा है, आनुभाविक अध्ययन। और आनुभाविक जो अध्ययन बनेगा, आनुभाविक क्या बनेगा, अध्ययन बनेगा। उस आनुभाविक अध्ययन को किससे जोड़ेगा, विज्ञान से जोड़ेगा। किससे जोड़ेगा, विज्ञान से। इसलिए वो अधिक वैज्ञानिक बनाना है, इसको अधिक से अधिक क्या बनाएं, अधिक से अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संदर्भ में जोड़ देगा। अधिक से अधिक वैज्ञानिक, यानी ये जो समाज शास्त्र, ये समाज विज्ञान के जो विषय हैं, इसको किससे जोड़ेगा, अनुभविक से। और अनुभविक के साथ में क्या जुड़ेगी ये, इसके साथ में तकनीक या प्रविधियां जुड़ेगी। और ये तकनीक और प्रविधियां जुड़ने के कारण ये जो विषय है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेगा, प्रभावित करेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसका सत्यापन किया जा सके, उसका मापन किया जा सके, उसका पर्यवेक्षण किया जा सके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, सांख्यात्मक पद्धतियों के आधार पर स्थापित करने की बात कही गई है। और इसके साथ साथ में ये प्रस्तुत किया गया है कि ये पर्यवेक्षण पर ज़्यादा जोर दे रहा है। किस पर, ज़्यादा से ज़्यादा सत्यापन, मापन और पर्यवेक्षण, इस पर जोर दे रहा है। और ये किस पर, आनुभविक अध्ययन को सत्यापन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी पद्धतियाँ, आनुभविक पद्धतियाँ। और आनुभविक पद्धतियों के आधार पर ये क्या कर रहा है, मानव के राजनीतिक व्यवहार को तथ्यात्मक घटनाओं के आधार पर, जैसे कि डेविड स्टर्न ने क्या कहा, डेविड स्टर्न ने कहा कि मानव के व्यवहार का जो अध्ययन है वो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा मापन होना चाहिए। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा मापन होने का मतलब है कि उसमें शाश्वतता होनी चाहिए, उसमें निश्चितता होनी चाहिए, उसमें सार्वभौमिकता होनी चाहिए। और इस आधार पर उसको क्या किया जाए, वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से इस्तेमाल करने का कार्य किया जा रहा है। तो इसके साथ साथ में ये जो कार्य किया जाएगा, तो इसके साथ में नई अवधारणाएं, पद्धतियाँ, सिद्धांत, अवधारणाएं, पद्धतियाँ, सिद्धांत और
प्रविधियां, इनका जन्म होगा। इन प्रविधियों का जन्म होने से क्या होगा कि इनकी होने से राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो गतिशील बनेगा। गतिशील बनने के कारण वो क्या हो रहा है, वो क्रियात्मक बन रहा है, क्योंकि व्यवहारवाद इसे क्या बनाना चाहता है, इसका व्यवहारवाद इसको मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान के मानव के अध्ययन को क्रियात्मक बनाना चाहता है। और क्रियात्मक बनेगा तो वो गतिशील बनेगा, और गतिशील बनेगा तो समसामयिक समस्याओं का समाधान करने में सफल होगा। और इसी आधार पर ये केवल इसको विज्ञान से जोड़ करके इसके अध्ययन को क्या जाना है, उपयोगी बना रहा है। तो इस प्रकार नए नए अभिशय होंगे, नए नए अभिग्रह होंगे, नई नई अभिरुचियाँ पैदा होगी, और ऐसे नए अधिनियम बन करके, नए नए अधिनियमों का निर्माण करके वो समस्याओं के समाधान करने में क्या करेंगे, उपयोगी बनेंगे और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बनेंगे। इसके साथ साथ में हम ये कह सकते हैं कि जो नई तकनीक उदयी, इस प्रकार विशेषकर जो रॉबर्ट ढेल है, रॉबर्ट ए ढेल, इस प्रकार रॉबर्ट ढेल ने जो राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद की जो क्या की है, जो क्या किया है, परिभाषा की है, वो परिभाषाएं एक नंबर पर वो क्या करना चाहता है, सुधार आंदोलन बनाना चाहता है। 2 नंबर पर वो बनाना चाहता है, नवीन तकनीकों पर बल देना चाहता है। और 3 नंबर पर समाज विज्ञानों के साथ में संबंध स्थापित करके वो आनुभविक अध्ययन पर जोर देना चाहता है। तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आई कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो व्यवहारवादी है, उस व्यवहारवादी में सबसे प्रभावशाली जो दृष्टिकोण है वो किसने दिया, तो रॉबर्ट ढेल ने दिया, क्योंकि उसने जो व्याख्या की है वो स्पष्टता और विशदता को लेकर के की है, जिस प्रकार से डेविड ने प्रस्तुत की थी। इसके अलावा जो मलफोर्ड सिबली ने प्रस्तुत की, डेविड ट्रूमैन ने की, इनसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर के जो कार्य किया है वो कार्य रॉबर्ट ढेल ने किया है। इसलिए राजनीति विद्वानों में, व्यवहारवाद के विद्वानों के संदर्भ के अंतर्गत 3 विद्वान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक डेविड 2 नंबर पर एक डेविड 2 नंबर पर रॉबर्ट ढेल, 3 नंबर पर मलफोर्ड सिबली और 4 नंबर पर डेविड ट्रूमैन। इनके जो कथन हैं, उन कथनों के आधार पर ही व्यवहारवाद के सिद्धांतों को क्या किया जा सकता है, नई व्याख्याएं प्रस्तुत की जा सकती हैं। इसके बाद में हम देखेंगे व्यवहारवाद का उदय और विकास का कारण। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि व्यवहारवाद के संदर्भ में अपना एक बिंदु है, व्यवहारवाद के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों, विभिन्न विद्वानों की क्या राय है या किन्होंने अपना कौन सा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। व्यवहारवाद के उदय व विकास के कारण, उदय व विकास के कारण। देखिए, व्यवहारवाद के उदय और विकास के कारणों के अंतर्गत हमने कुछ जो विद्वानों की परिभाषाएं पढ़ी हैं, उन परिभाषाओं के आधार पर व्यवहारवाद के उदय के कारणों को स्पष्ट किया गया था। अतीत के अंतर्गत भी व्यवहारवाद के कुछ लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे कि हॉब्स, मैकियावली,
मैकियावली, अरस्तु, हॉब्स है, मैकियावली है, अरस्तु है, मॉन्टेस्क्यू है, मॉन्टेस्क्यू, ये जो राजनीतिक विचारक हैं, इन राजनीतिक विचारकों ने जो विचार पैदा किए, जो विचार क्या किए, उत्पन्न किए, ये विचार व्यवहारवादी दृष्टिकोण के लक्षण स्पष्ट करते हैं। व्यवहारवाद ने जो परिभाषाएं दी थी, व्यवहारवाद ने जो लक्षण हुए हैं, विशेषताएं हैं, जो इसके जो मूलभूत आधार हैं, इनके लक्षण हॉब्स की, मैकियावली की, अरस्तु की और मॉन्टेस्क्यू की रचनाओं में भी देखने को मिलते हैं। उनमें ऐसा स्पष्ट होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही व्यवहारवाद का उदय नहीं हुआ। व्यवहार का जो प्रचलन था वो अतीत में भी था और उस अतीत के अंतर्गत भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं। विशेषकर ये जो सिद्धांत है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में लोकप्रिय जरूर हुआ है और लोकप्रिय के अंतर्गत, उसके अंतर्गत जो अमेरिका का जो शिकागो विश्वविद्यालय है, उसने एक नई वैज्ञानिक परिभाषाओं के आधार पर जो शोध सिद्धांतों पर क्या दिया, जोर दिया। उस जोर देने से राजनीति विज्ञान की जो व्यापकता है, जो उसकी प्रासंगिकता है, जो वैज्ञानिक जो व्याख्याएं हैं और जो अन्य विषयों के साथ में जो अंतः अनुशासनात्मक जो अध्ययन किया है, उस अध्ययन के संदर्भ के अंतर्गत उसका क्या किया है, निर्माण किया है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवाद आधुनिक काल में ही नहीं था, बल्कि अतीत के विद्वानों ने भी क्या किया है, व्यवहारवाद के संदर्भ में अपनी रचनाओं में ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। विशेषकर हम देखेंगे कि यहाँ पर व्यवहारवाद के उदय और विकास के जो कारण हैं, उन्होंने हम निम्न बिंदुओं के आधार पर देख सकते हैं। और उसमें सबसे पहला बिंदु है परंपरागत अध्ययन पद्धतियाँ। परंपरागत अध्ययन पद्धतियाँ, परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति, पद्धतियों में असंतोष। मुख्य बिंदु यह है, परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो व्यवहारवाद का उदय हुआ है, उस व्यवहारवाद के उदय होने का सबसे पहला जो बिंदु है, वो सबसे पहला बिंदु ये है कि परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष उत्पन्न होने के कारण व्यवहारवाद का जन्म हुआ। हमने अभी रॉबर्ट ए डहेल को पढ़ा और रॉबर्ट ए डहेल ने क्या किया कि इसको प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप एक सुधार आंदोलन की संज्ञा दी है। क्या संज्ञा दी है? सुधार आंदोलन की संज्ञा दी है। किसने दी है सुधार आंदोलन की संज्ञा? सुधार आंदोलन किसके? परंपरागत अध्ययन से। जो परंपरावाद था, वो परंपरावाद किसके खिलाफ था? संस्थागत अध्ययन का। किसके अध्ययन का? संस्थागत अध्ययन के प्रति था। और संस्थागत अध्ययन के अंतर्गत, क्योंकि पहले जो अध्ययन था वो केवल राज्य के संदर्भ में किया गया, परंपरागत अध्ययन के अंतर्गत राज्य का अध्ययन है, सरकार का अध्ययन है। लेकिन अब जो अध्ययन व्यवहारवादी जो अध्ययन कर रहा है, वो केवल मानव का व्यापक, मानव का समग्र अध्ययन पर जोर दे रहा है। समग्र, मानव के समग्र अध्ययन पर जो जोर दे रहा है, वो अध्ययन कौन सा अध्ययन है? व्यवहारवादी अध्ययन है। और ये केवल संस्थागत अध्ययन है। और संस्थागत अध्ययन में भी केवल कौन सी पद्धतियां हैं? केवल प्राचीन पद्धतियां हैं।
ये प्राचीन पद्धति विशेषकर कौन कौन सी पद्धतियां हैं, जिनके अंतर्गत विशेषकर दार्शनिक पद्धति है, दार्शनिक पद्धति है, कानूनी पद्धति है, दार्शनिक पद्धति है, कानूनी पद्धति है, इसके अलावा वर्णात्मक शैली है, ऐतिहासिक पद्धतियां हैं, ऐतिहासिक पद्धतियां हैं। इन पद्धतियों के जो क्या हुआ है, निराशा पैदा हुई है, इन पद्धतियों के प्रति जो कुंठा पैदा हुई है, इन कुंठाओं के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि ये जो अध्ययन है वो केवल राज्य के संदर्भ में ही सिमट करके रह गया। और इस संदर्भ के कारण ही राजनीति के जो नीति निर्माता थे, इनकी नीति निर्माता थे, उनका जो ध्यान था वो मानव की समस्याओं तक नहीं पहुंच पाया और मानव की समस्याओं पर नहीं पहुंच पाया। इसलिए इसकी लोकप्रियता में बहुत ज़्यादा कमी आ गई और कमी हो जाने के कारण यहाँ के जो विचारक हैं, इन विचारकों में बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, असंतोष पैदा हुआ। इस असंतोष होने के कारण क्या हुआ कि इसकी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप सुधार आंदोलन की उत्पत्ति हो गई है। दूसरा है कि राजनीतिक विद्वानों की राजनीतिक अध्ययन में, राजनीतिक व्यवहार में अनदेखी की गई। राजनीतिक व्यवहार में, राजनीतिक विद्वान में, यहाँ पर जो संस्थागत अध्ययन हुआ है, ये संस्थागत अध्ययन किसके, राजनीतिक व्यवहार में हम किसका, राज्य का और सरकार का अध्ययन कर रहे हैं, राज्य का और सरकार का। अब सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। यहाँ पर नीति निर्माण के संदर्भ में, इनको क्रियान्वयन करने के संदर्भ में, इनके उल्लेख करने के संदर्भ में, ये जो राज्य और राजनीतिक व्यवहार की समस्त गतिविधियों के जो संदर्भ में जो अध्ययन किया गया, इस अध्ययन के संदर्भ में राजनीतिक विद्वानों की क्या की गई, अनदेखी की गई कि नीति निर्माण में कौन से तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए, इसको कैसे क्रियान्वयन किया जाना चाहिए और उसका जो तरीका है, दृष्टिकोण है, वो क्या है। तो इन राजनीतिक विद्वानों की अनदेखी करने के कारण ये जो राजनीतिक विद्वानों की जो उपेक्षा का जो वातावरण बना, उस उपेक्षा के वातावरण होने के कारण इन विद्वानों ने वैज्ञानिकता की ओर अग्रसर करने के लिए राजनीतिक विज्ञान को क्या किया, व्यवहारवाद की ओर अग्रसर करना शुरू कर दिया। क्योंकि इन विद्वानों की उपेक्षा नहीं, इन विद्वानों की क्या है, उपेक्षा नहीं, राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को अपनी ओर क्या कर दिया, आकर्षित कर दिया। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो स्थितियां हैं, इस स्थितियों के अंतर्गत इसके साथ साथ में रॉबर्ट हेल ये भी बताता है कि सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों के विषयों के साथ में राजनीति विज्ञान का जो संबंध है, वो संबंध भी आपसी संबंध को भी बढ़ावा मिला। क्योंकि ऐसे संबंधों के आधार पर भी इसकी दृष्टिकोण के आधार पर क्या हुआ, परिवर्तन आया। और इस परिवर्तन को हम निम्न शब्दों के आधार पर क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं, एक तो अपना बिंदु हुआ परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति क्या हुआ, असंतोष उत्पन्न हुआ और इस असंतोष के कारण व्यवहारवाद का क्या हुआ, जन्म हुआ। और इस असंतोष के भी कारण क्या हैं, सबसे पहला कारण है कि सुधार आंदोलन के रूप में ये जो अध्ययन पद्धतियां हैं, ये अध्ययन पद्धतियां हैं प्राचीन कालीन हैं, कल्पना पर आधारित हैं, आदर्श मूल्यों पर आधारित हैं, मूल्यों पर आधारित हैं। इसके कारण ये तटस्थ नहीं हो पाई और तटस्थ न हो पाई, इसके कारण इनकी क्या किया गया, असंतोष प्रकट हुआ। और विद्वानों की उपेक्षा होने के कारण भी क्या किया है, व्यवहारवाद नई दिशा की ओर अग्रसर है। इसके अलावा क्या है
अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। व्यवहारवाद के उदय होने का दूसरा सबसे प्रभावी कारण समाज विज्ञान के जो अन्य विषय हैं वो अन्य विषय क्या बनते जा रहे हैं, प्रभावी बनते जा रहे हैं, लोकप्रिय होते जा रहे हैं। और जो हमारी जो लोकप्रियता है, राजनीति विज्ञान की लोकप्रियता घटती गई और समाज विज्ञान के जो अन्य विषय हैं उनकी लोकप्रियता में क्या हुई, काफ़ी वृद्धि हुई। इसकी लोकप्रियता में विशेषकर हम देख सकते हैं कि जैसे तर्कशास्त्र है, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान, जिसको हम क्या कहेंगे, मानव विज्ञान। इन शोध और अनुसंधान का महत्व बढ़ने के कारण इस विषयों की और भी ज़्यादा लोकप्रियता में वृद्धि हुई, क्योंकि इनके अंतर्गत जो नई तकनीक थी, नई प्रविधियां थी, नई अवधारणाएं थी, उसको समाज के संदर्भ में, व्यक्ति के संदर्भ में, उत्पादन और वितरण के संदर्भ में और तर्कों के आधार पर उनकी उपयोगिता को साबित किया जा रहा था। जबकि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इसकी जो प्रविधियां हैं, इन प्रविधियों को क्या किया गया था, नकार दिया गया था। अब समस्याओं के समाधान के संदर्भ में राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान के जो अन्य विषय हैं, इन विषयों की तकनीक को अपना करके वो क्या करना चाहती है, अपनी अध्ययन विषय वस्तु को तार्किक बनाना चाहती है। उसकी अध्ययन विषय वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा अनुसंधान परक और वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर बनाना चाहती है। इसके आधार पर वो एक विज्ञान की ओर अग्रसर है। राजनीति विज्ञान समग्रता पर जोर दे रही है, व्यापकता पर जोर दे रही है और समस्याओं के समाधान के रूप में प्रस्तुत कर रही है। इसलिए वो क्या कर रही है कि वो विकास की जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं की ओर अग्रसर है। इसलिए इसकी और भी स्थिति क्या होती जा रही है, प्रभावशाली हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इनके अंतर्गत जैसे नई नई पद्धतियां खोजी गई, नई नई तकनीक खोजी गई, इनके साथ में मिलाकर राजनीति की भी नई नई तकनीक और पद्धतियों को क्या किया जाना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, मिलना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, इसके साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। व्यवहारवाद के उदय होने का सबसे दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण कारण क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राजनीतिक परिक्षेप बना, जो पृष्ठभूमि बनी, वो पृष्ठभूमि प्रतिस्पर्धा की बनी। वो नई तकनीक, नई खोज और क्षतिपूर्ति को पूरा करने की बनी। क्योंकि इससे क्या होगा कि पूरा विश्व दो भागों में बट गया। अमेरिका और सोवियत संघ शीत युद्ध के दौरान अपने अपने दूरवीकरण के क्षेत्रों के आधार पर वो क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। तो साम्राज्यवाद बढ़ा है, विस्तारवाद बढ़ा है, उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला है। क्योंकि उस समय के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो प्रभाव चल रहा है वो किसका चला, साम्राज्यवाद का। और साम्राज्यवाद के कारण नष्ट तो उपनिवेश हो गया, लेकिन ये उपनिवेशवाद अब किसके रूप में, उपनिवेशवाद के रूप में बढ़ गया है। वैश्वीकरण का दौर शुरू हो गया है।
साथ साथ में पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गई हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रभावी हो जाने के कारण लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। इसी के साथ साथ में धीरे धीरे क्या कर रहा है, शस्त्रीकरण का बढ़ावा मिल रहा है। और शस्त्रीकरण के बढ़ावा होने के कारण क्या हो रहा है, नई नई प्रौद्योगिकी, नई नई तकनीकों का विस्तार बढ़ रहा है। साथ साथ में शस्त्रीकरण बढ़ा, साम्राज्यवाद बढ़ा, पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ा, पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ा। ये एक नई प्रणालियां विकसित की जा रही हैं जो प्रतिस्पर्धा के वातावरण को, प्रतियोगिता के वातावरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। और बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने के कारण राजनीति विज्ञान ने इस जो दौर था, इस दौर के आधार पर उन्होंने एक राजनीति की संस्थाओं के संदर्भ में जो प्राचीन अध्ययन था, उस प्राचीन अध्ययन के संदर्भ में निकल करके उसने आधुनिक अध्ययन को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाने का कार्य किया। इसलिए व्यवहारवादी इन संस्थाओं तक सीमित न होकर के मानव के समग्र और व्यापक अध्ययन पर क्या दे रहा है, जोर दे रहा है। और इसी के कारण वो एक अंतर्राष्ट्रीयवाद की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का, अंतर्राष्ट्रीय कानून का, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सहयोगपूर्ण जो निर्माण है और जो वातावरण है उसको तब्दील करने पर जोर दे रहा है। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो दो घटनाएं हैं, वो जो संरचना और प्रक्रियाएं हैं, जो तुलनात्मक जो अध्ययन किया गया है, उस अध्ययन ने भी क्या किया है, व्यवहारवाद को बढ़ावा दिया है। इसके बाद में नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग, नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग जब राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के अन्य विषयों से क्या ले रहा है, प्रेरणा ले रहा है, उनकी नई तकनीकों को इस्तेमाल कर रहा है, नवीन प्रविधियों को इस्तेमाल कर रहा है, उनके साथ साथ में जुड़ी हुई जो क्या हैं, जो पद्धतियां हैं, जिनके अंतर्गत गणितीय है, सांख्यिकी पद्धतियां हैं, तुलनात्मक पद्धतियां हैं, मापन की पद्धतियां हैं, इन पद्धतियों का इस्तेमाल करके मानव के व्यवहार का क्या किया जा रहा है, तथ्यात्मक अध्ययन किया जा रहा है। ये यथार्थवादी जो अध्ययन है, उस अध्ययन को क्या माना जा रहा है, प्रभावपूर्ण माना जा रहा है। और ये प्रभावपूर्ण जो अध्ययन है वही राजनीति विज्ञान का सबसे ज़्यादा क्या है, एक प्रभावी अध्ययन माना जाता है। और इसी के कारण हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान इस प्रभावकारी भूमिका के कारण वो मानव के समग्र अध्ययन को आधार मान करके क्या करना चाह रहा है, इसकी विशदता को, स्पष्टता को, लोकप्रियता को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए राजनीति विज्ञान व्यवहारवाद के माध्यम से विज्ञान की ओर अग्रसर है, विज्ञान की प्रणालियों की ओर अग्रसर है, उनकी प्रक्रियाओं में, उनकी संरचनाओं में, उनकी समस्त निर्णय प्रक्रियाओं में, व्यवस्थाओं में वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल करने का क्या किया है, निर्णय लिया है। और इसी के आधार पर व्यवहारवाद की स्थिति को और भी ज़्यादा क्या मिली है, प्रभाव करने की क्षमता बनी है। इसलिए व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी व्यवहार जो स्थितियां हैं उनको मजबूत करने का क्या बनता है, आधार बनता है। तो हमने आज सबसे दो महत्वपूर्ण बिंदु देखे और दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत हमने पहला देखा कि व्यवहारवाद के संदर्भ में राजनीतिक विद्वानों के तर्क, और दूसरा था व्यवहारवाद के उदय और विकास के कारण। तो हमने इन दो बिंदुओं को विशेष रूप से विस्तार से पढ़ा। आप विशेष रूप से अपना जो विषय है इसके अंतर्गत जो व्यवहारवाद के संदर्भ में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन दो प्रश्नों को विशेष रूप से कंठस्थ याद करेंगे। धन्यवाद।